स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राज्यों की सुर्खियों पर भी डालेंगे नजर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। कल सुबह 8 बजे से वोटिंग। जनता करेगी 89 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से कल ग्रहण करेगा भारत। देश भर में ऐतिहासिक इमारतों पर G20 के लोगों के साथ की जाएगी रोशनी। साल भर में 50 शहरों में होगी 200 बैठकें। भारत में पिछले कुछ वर्षों में मातृ मृत्यु दर में भारी गिरावट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो प्रति लाख 100 से नीचे रखने को मिली सफलता। गिरावट को प्रधानमंत्री ने बताया उत्साहजनक। राष्ट्रपति ने प्रदान किए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। शरद कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, निखत जरीन समेत 25 को अर्जुन अवार्ड। फीफा विश्व कप फुटबॉल में अंतिम 16 की तस्वीर साफ। ब्राजील, फ्रांस, पुर्तगाल, नीदरलैंड्स, सेनेगल, अमेरिका और इंग्लैंड की टीमें अगले दौर में। और सबसे पहले बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। गुजरात में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के 19 जिलों में कल मतदान होगा। इस चरण में 89 सीटों के लिए कुल 788 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान सुबह 8 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। इस चरण में जिन जिलों में मतदान होना है उसमें कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, देवभूमि द्वारका शामिल हैं। इसके अलावा पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड़ में मतदान है। मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। मतदान केंद्रों और कर्मचारियों की सभी जरूरी व्यवस्था हो चुकी है। चुनाव के दौरान महिला और दिव्यांग मतदाताओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मतदान के लिए 25,430 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा 44 उम्मीदवार लिंबायत सीट से खड़े हुए हैं। देखिए, कल गुजरात में चुनाव का पहला चरण है जिसमें 89 कॉन्स्टिट्यूएंसीज चुनाव में जा रही हैं कल, जिसमें टोटल 2.39 करोड़ वोटर्स हैं और 25,430 पोलिंग स्टेशंस पे कल वोटिंग होगी। तो तैयारी पूरी है एकदम। अब तो आह्वान करने का समय है कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में निकलें और निकल के अपना भरपूर योगदान मतदान में दें और जो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें पार्टिसिपेट करें, उसका आनंद लें और अपना मतदान करें। तैयारी पूरी है, हर जगह में फोर्सेस और सब पूरी तरह से तैनात हैं और काफी निगरानी रखी जा रही है कि इलेक्शंस भी पूरी तरीके से इंड्यूसमेंट फ्री हो और कोई भी घटना से उसमें घटना ना घटे। गुजरात में कल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सूरत जिला मुख्यालय से मतदान सामग्री लेकर मतदान केंद्रों पर जाते पीठासीन अधिकारी और मतदान कर्मियों से बात की हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने। हमें अभी सूरत के MTB आर्ट्स कॉलेज के उस जगह पे जहां से EVM मशीनों का वितरण हो रहा है और ये वो लोग हैं जो मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करवाएंगे। लेकिन मतदान करवाने के पहले बहुत सारी दिमागी मगरमच्छी करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी चीज़ गलत ना हो, न मतदान की प्रक्रिया में कोई बाधा आए, न ही तकनीकी कोई ग्लिच हो। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा काम होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है और ये सारे सरकारी कर्मचारी हैं जो बहुत ही जिम्मेदारी से अपने काम को करते हैं। लेकिन मतदान केंद्र पर जाने के पहले बहुत सारी चीज़ें जांच रहे हैं। क्या क्या आप बहुत जतन से जांच रही हैं, क्या क्या कर रही हैं आप? सर, जो लिस्ट दिया है हमको, जो डॉक्यूमेंट सामान जो दिया है वो चेकलिस्ट से हम चेक कर रहे हैं। आप बहुत जतन से कुछ मिला रहे हैं कि क्या मिला रहे हैं आप? हमको जो दिया हुआ है सामान
उनकी गिनती करके ले रहे हैं उससे, तो टिक कर रहे हैं कि भाई हाँ सही है ना, जितना सामान आया सब सही है ना, वो चेक कर रहे हैं। तो ईवीएम मशीन आपने चेक कर लिया? वो अभी करने का बाकी है, वो अभी करेंगे। अभी ईवीएम मशीन नहीं अभी नहीं। हाँ, तो किस मतदान केंद्र पे आपको जाना है? 138 नंबर, 138 सूरत के अंदर ही। सूरत के अंदर ही। और ये बढ़ रहा है मतदान कराने वाले लोगों का दस्ता। इन्हीं के कंधों पे जिम्मेदारी है कि कल स्वच्छ और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराएं। तो बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? उमरवाड़ा अपने बूथ में जा रहे हैं। तो क्या क्या सामान है आप लोगों के पास? सब बैलेट पेपर सब कुछ है। ईवीएम मशीन है और, हाँ। और क्या क्या है? मटकुटी ने यो है सब। वीवीपैट है, हाँ, ईवीएम है, कंट्रोल यूनिट है, बैलेट यूनिट है और सब पेपर्स हैं। तो आपके दस्ता में कौन कौन लोग हैं आपके ग्रुप में? मेरे प्रिसाइडिंग, असिस्टेंट प्रिसाइडिंग, पोलिंग पीओ, प्यून, सब हमारे एक टीम है। तो आप लोगों को क्या जिम्मेदारी वहाँ दी गई है, कैसे कराएंगे चुनाव? बहुत भारी जिम्मेदारी है, साथ में हम पर साथ में मिलकर हम सब काम कर लेंगे। कितने दिनों से आप सब लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी? 25 तारीख से हमें ट्रेनिंग दी जा रही है। 3-4 बार ट्रेनिंग ले चुके हैं, 3-4 बार ट्रेनिंग ले ओके, तो चलिए लंबी ट्रेनिंग मिली है इन लोगों की। और जब 1 तारीख को 1 दिसंबर को ये चुनाव कराएंगे अपने अपने मतदान केंद्रों पे, तो निश्चित तौर पे मतदाताओं को सहूलियत होगी। संसद टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ सूरत से मैं अखिलेश सुमन। अखिलेश सुमन मेरे सहयोगी सूरत गुजरात से इस समय सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आपने हमें दिखाया भी कि किस तरह की तैयारियां कल चुनाव को लेकर कर ली गई हैं। 89 सीटें हैं जिन पर मतदान होना है। एक तरह से माने कि हर बूथ में मुस्तैदी पूरी है और चुनाव आयोग की अब पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब जो मतदाता हैं वो बाहर निकलें। किस तरह की तैयारी? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए प्रीति, चुनाव आयोग की हमेशा ये कोशिश होती है कि मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलें। और मैंने कई अधिकारियों से बातचीत भी की, तो उन्हें ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि उन चुनाव केंद्रों की तरफ, खास करके उन जो पोलिंग स्टेशन के आसपास के जो इलाके हैं जहां पिछले चुनाव में कम मतदान हुआ था, वहां उन्होंने विशेष अभियान चलाए। और आम तौर पे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया। उसके लिए सभी लोगों को इस बात के लिए तस्दीक की, गारंटी भी दी कि अगर आप मतदान केंद्र पे आएंगे तो आपके लिए व्यवस्था है। खास करके अगर ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो वेटिंग लाउंज की व्यवस्था की, इसका भी उन्होंने प्रचार किया है। इसके अलावा जो व्हील चेयर पे आने की स्थिति में जो लोग हैं उनको व्हील चेयर देने की भी व्यवस्था की गई है, उनके बताया गया है। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जो थोड़ी सी कठिनाई की स्थिति में हैं उनके लिए भी व्यवस्था की है। तो चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास किया है और काफ़ी प्रचार भी किया है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया चुनाव आयोग की तरफ से, जिन्होंने अपनी तरफ से घूम घूम कर लोगों को मतदान में शामिल होने की बात कही है। तो निश्चित तौर पर प्रीति, जो चुनाव आयोग लगातार, और चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है और चुनाव आयोग के सामने भी एक उत्साहवर्धक स्थिति होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मतदान होता है तो उसका क्रेडिट भी वो लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए चुनाव आयोग अपने संस्थागत प्रयास से भी चुनाव में लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो जो मैं देखा पिछले 3-4 दिनों से, उसमें यह दिख रहा है कि चुनाव आयोग हो या जिला प्रशासन हो, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन हो, सभी काफ़ी मुस्तैदी से लोगों को ये आश्वस्त कर रहे हैं कि चुनाव में भाग लेने आए वो मतदान करने आए और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति की उन्हें उत्पन्न होने का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रीति। बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल वोटिंग का दिन है, पहले चरण की वोटिंग होनी है और इससे जुड़ा जो लगातार अपडेट है, तमाम जो विश्लेषण है वो भी आप संसद टीवी पर लगातार सुबह 8 बजे से देख पाएंगे। अखिलेश, फिलहाल आपने तैयारियों का जायजा लिया, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि गुजरात में बीजेपी अभूतपूर्व जीत दर्ज करेगी। लोगों को उनकी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। पीटीआई भाषा के साथ साक्षात्कार में उन्होंने गुजरात समेत विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान गुजरात के सर्वांगीण विकास और शून्य तुष्टीकरण नीति को लागू किए जाने के कदम का पिछले 27 वर्षों में लोगों ने बार बार विश्वास जताया है इस पर। उन्होंने ये भी दावा किया कि एक बार फिर बीजेपी की राज्य में सरकार बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी शायद अपना खाता भी ना खोल पाए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में हो रही भारत जोड़ो यात्रा का क्या परिणाम होगा, इस पर गृह मंत्री ने कहा कि ये जानने के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन
राजनीति में निरंतर प्रयासों से ही सफलता मिलती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई की ओर से कट्टरपंथ विरोधी प्रकोष्ठ स्थापित करने की घोषणा एक अच्छी पहल है, जिस पर केंद्र और अन्य राज्य विचार कर सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्यों को चिकित्सा, तकनीक और कानून के क्षेत्र में हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल करनी चाहिए, ताकि देश गैर अंग्रेजी भाषी छात्रों की प्रतिभा का इस्तेमाल कर सके। चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अहमदाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा। आपत्तिजनक बयान को लेकर उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस की यही मानसिकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असरवा विधानसभा में रोड शो किया। इसमें भारी जनसैलाब दिखाई दिया। साथ ही उन्होंने कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार गुजरात में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज उन्होंने अहमदाबाद के जमालपुर खड़िया विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में रोड शो करके पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। कुछ और अहम खबरों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर संगाई महोत्सव 2022 पर अपने वीडियो संदेश में कहा है कि महोत्सव भारत की जैविक विविधता को सेलिब्रेट करने के लिए उत्तम फेस्टिवल है। यह आयोजन पहले से और भी अधिक भव्य रूप में सामने आया है। ये मणिपुर के लोगों के जज्बे को दिखाता है। मणिपुर इतने प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता से भरा राज्य है कि हर कोई यहां एक बार जरूर आना चाहता है। जैसे अलग अलग मणियां एक सूत्र में एक सुंदर माला बनाती हैं, मणिपुर भी वैसा ही है। इसलिए मणिपुर में हमें मिनी इंडिया के दर्शन होते हैं। आज अमृत काल में हमारा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में फेस्टिवल ऑफ वननेस इस थीम पर संगाई फेस्टिवल का सफल आयोजन भविष्य के लिए हमें और ऊर्जा देगा, नई प्रेरणा देगा। देश में पिछले कुछ साल में मातृ मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है। 2014 से 2016 में यह दर प्रति लाख 130 थी, जो 2018 से 2020 में घटकर 97 रह गई। भारत मातृ मृत्यु दर प्रति लाख पर 100 से नीचे रखने में सफल रहा है। देश में स्थायी विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए इससे वर्ष 2030 तक घटाकर 70 प्रति लाख लाने का उद्देश्य है। सतत विकास का लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की संख्या 6 से बढ़कर 8 हो गई है। इनमें केरल सबसे आगे है। इसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है। मातृत्व मृत्यु दर में कमी पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार की अनेक स्वास्थ्य योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के कारण ये उपलब्धि हासिल हुई है। प्रधानमंत्री ने देश में मातृ मृत्यु दर में आई गिरावट को बहुत ही उत्साहजनक करार दिया और कहा कि महिला सशक्तिकरण से जुड़े सभी पहलुओं पर केंद्र सरकार मजबूती से काम कर रही है। एक नजर कुछ और प्रमुख समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ में आशा कार्यकर्ताओं, महिला खिलाड़ियों और छात्रों के साथ संवाद किया। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मौजूद रहे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता 29 दिसंबर से लागू होगा। ये एक ऐसा कदम है जिससे 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार दुगना होकर 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। 26 नवंबर को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 6 ने तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी हैं। तस्वीरों में हिमालय क्षेत्र, गुजरात के कच्छ क्षेत्र और अरब सागर की तस्वीरें शामिल हैं। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपनी धन शोधन जांच के सिलसिले में एक अन्य कारोबारी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। मामले में ईडी द्वारा ये 6ठी गिरफ्तारी है।
आंध्र प्रदेश में सरकारी शिक्षक अब से बच्चों को पढ़ाने के अलावा और कोई अन्य काम नहीं करेंगे। राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियम 2010 में संशोधन करते हुए शिक्षकों को गैर शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए तैनात करने पर रोक लगा दी। जो बाइडेन प्रशासन ने दोहा में ईरान और अमेरिका के बीच फुटबॉल विश्व कप के एक अहम मुकाबले के मध्यांतर के दौरान कतर को $1 अरब के हथियारों की बिक्री की मंजूरी दे दी। अमेरिकी सीनेट ने समलैंगिक शादियों को मान्यता देने से जुड़ा एक द्विदलीय विधेयक पारित कर दिया। ये कदम इस मुद्दे पर राष्ट्रीय राजनीति में आए बदलाव का संकेत देता है। चीन के निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले एक अंतरिक्ष यान में सवार 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने 3 सहकर्मियों से मुलाकात की। इसके साथ ही अंतरिक्ष में पहली बार देश के 6 अंतरिक्ष यात्री इकट्ठा हुए। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का निधन हो गया है। वो 96 वर्ष के थे। 1989 के तियानमेन की कार्रवाई के बाद जियांग ने एक विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 5 मैचों की श्रृंखला के तीसरे टेस्ट में दुनिया की नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया को 4-3 से हराकर उलटफेर किया। इस जीत के बाद भारत श्रृंखला में 1-2 से पिछड़ रहा है। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं आज की खबर और आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने हुए प्रस्तुतिकरण के दौरान केंद्र से अधोसंरचना विकास के लिए अधिक राशि की मांग की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित आपदा प्रबंधन के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में कहा कि अगर समय से प्रशिक्षण और जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाएं और बचाव के उचित कार्य किए जाएं तो आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अप्रैल 2023 से मिशन शक्ति के तहत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की ऊपरी सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सीके संगमा ने कहा है कि राज्य सरकार ने समुदायों की सामूहिक भागीदारी के जरिए मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल के मुद्दे से निपटने के मकसद से इस नीति को मंजूरी दी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राजनगर में रहमानपुर हाई स्कूल में नवनिर्मित स्कूल भवनों का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के तपोवन में भारत अमेरिकी सेना के संयुक्त अभ्यास के दौरान सैनिकों ने कौशल का आदान प्रदान किया। दोनों देशों के सैनिकों ने आपदा में पुल टूटने के बाद बचाव कार्य करने का अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी क्रूज लाइनर MV यूरोपा 2 2 साल के बाद सबसे पहले कोचिन पोर्ट पर आया है। क्रूज लाइनर में 257 पर्यटक और 372 चालक दल सवार हैं। मेहमान मुख्य रूप से जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए प्री बोर्ड परीक्षाएं 15 दिसंबर से 28 दिसंबर तक होंगी। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने यह जानकारी दी है। भारत कल G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण करेगा। इस अवसर पर कल देश भर में 100 ऐतिहासिक इमारतों पर G20 के लोगों के साथ रोशनी की जाएगी। इस लोगों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों केसरिया, सफेद, हरे और नीले रंग से प्रेरित होकर तैयार किया गया है।
लोगों में प्रकृति के साथ सामंजस्य दिखाने की प्रति भारत की जीवन दृष्टि के तौर पर दर्शाया गया है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। G20 की भारत की अध्यक्षता को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में अंकित किया गया है, जिसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है और इसका एक ही भविष्य है। वसुधैव कुटुंबकम पृथ्वी पर मौजूद सभी मानव, वन्यजीव, पेड़ पौधे और उनके एक दूसरे के प्रति संबंध का सूचक है। इस संबंध में करीब 32 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर देश के अलग अलग भागों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। नाटो के सहयोगी देशों ने यूक्रेन में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए उपकरण भेजने का वादा किया है। रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन की बिजली व्यवस्था नष्ट हो चुकी है। नाटो सहयोगियों ने यूक्रेन की हवाई रक्षा प्रणाली क्षमताओं को मजबूत करने का भी भरोसा दिलाया है। नाटो गठबंधन के विदेश मंत्रियों की बुखारेस्ट में 2 दिन की बैठक में यूक्रेन के शीतकालीन अभियान में सैन्य सहायता जारी रखने की मांग की गई। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी हिस्सा लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेनाएं उनके देश में अनेक इलाकों की ओर बढ़त बनाने का प्रयास कर रही हैं। वहीं नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि उनके संगठन को लगता है कि यूक्रेन पर और मिसाइली हमले होंगे। Our support makes a difference on the battlefield and must continue. The Russian military retains significant capabilities and a large number of troops. It is willing to use extreme brutality and leave Ukraine cold and dark this winter. So we must stay the course and help Ukraine prevail as a sovereign nation. और बात खेल की दुनिया से जुड़ी कुछ खबरों की करेंगे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचिता शरद कमल को इस साल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके साथ ही खेल के मैदान में शानदार प्रदर्शन करने वाले 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। इसमें बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय, एथलीट सीमा पुनिया, मुक्केबाज निखत जरीन, मुक्केबाज अमित पंघाल और शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद शामिल थे। उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल और खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 भी दिया गया। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्रदान की गई। कतर में फुटबॉल विश्व कप में अंतिम 16 की तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। ब्राजील, फ्रांस, पुर्तगाल, नीदरलैंड्स, सेनेगल, अमेरिका और इंग्लैंड की टीमें अगले दौर में पहुंच चुकी हैं। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस अंतिम 16 में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। चोटिल नेमार के बिना ब्राजील की टीम अंतिम 16 में जगह बनाने में कामयाब रही। इंग्लैंड राउंड ऑफ 16 मुकाबलों में सेनेगल का सामना करने के लिए तैयार है। सेनेगल के कप्तान कालिदो कोलिबेली ने इक्वाडोर पर 2-1 से जीत दर्ज करके अपनी टीम को विश्व कप में अंतिम 16 में पहुंचा दिया। बात क्रिकेट की। क्राइस्टचर्च में बारिश के कारण तीसरा और अंतिम वनडे रद्द हो गया। इसके साथ ही टीम इंडिया लचर प्रदर्शन से न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला 0-1 से गंवा दी है। बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद भारतीय टीम बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन के कारण 47.3 ओवर में 219 रन पर सिमट गई। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड ने 18 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 104 रन बना लिए थे। बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। डकवर्थ लुइस पद्धति के पार स्कोर के हिसाब से 50 रन से आगे थी और टीम के लिए फिन एलन ने चौथा वनडे अर्धशतक जड़ा। न्यूजीलैंड ने ऑकलैंड में पहले वनडे में 7 विकेट से जीत दर्ज की, जबकि दूसरा वनडे भी 2 बार की बाधा के बाद बारिश की भेंट चढ़ गया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर दुनिया के प्राकृतिक अजूबों में से एक इंद्रधनुष जंगल है। पॉलिप्स कहे जाने वाले अरबों सूक्ष्म जीवों ने 1400 मील लंबे इस लुभावने कॉलसस का निर्माण किया है, जो अंतरिक्ष से दिखाई देता है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी की दिलचस्प तस्वीरों के साथ। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।